मतलब लोग बोलते हैं यार वो सुत्ता ही सो गया। क्या साइलेंट हार्ट अटैक नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? वो मेनली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें मतलब ये भी सुना लोगों के मुंह से कि मेरा बीपी 150 रहता है, मेरे को कुछ नहीं होता। शॉर्ट टर्म में 150 बीपी आपको कुछ नहीं कहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आगे जनरेशन में भी होने के चांस हैं। को भी हायर रिस्क है कि उसको भी डिजीज हो सकती है। क्या हार्ट ब्रेक होता है? इससे भी क्या दिल को नुकसान होता है? कार्डिक का सिम्टम है जिसको हम कहते हैं टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी, ओके। और अदर नेम फॉर दिस इज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। आजकल सभी लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, वो क्या इस पे रिलाई कर सकते हैं? दे आर नॉट 100% डिपेंडेबल। क्या सेक्स लाइफ है जो इसका कोई हार्ट हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? सेक्स नॉर्मल वे में एक्सरसाइज ही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। में किसी को हार्ट अटैक का सिम्टम आना शुरू हो गया है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही शुड डू? कोई भी एक सिंपल टैबलेट होती है। Welcome to the next episode of the Health Hour. My name is Dr. Bikram from Singh Dental Care और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, his name is Dr. Akshay Mahajan. Sir is DM in cardiology and Sir is director at Mahajan Hospital, Amritsar. Dr. Akshay has trained himself in intensive procedures in Japan and Germany. आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत डिटेल में अराउंड दी हार्ट एंड हार्ट अटैक्स सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। क्यों हो रहे हैं, डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज का क्या रोल है, कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अगर आप हेल्दी हो और आप अपना शक निकालना चाहते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डॉक्टर अक्षय महाजन ने डिस्कस किया है। तो गाइज, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक सोर्स कि जहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट डॉक्टर्स मिले, ना कि इन्फ्लुएंसर्स की ये कर लो वो कर लो। So guys, enjoy the podcast. So welcome Dr. Akshay to the Health Hour. थैंक यू डॉक्टर विक्रम। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, अपने शेड्यूल में से टाइम निकालना और स्पेशली फॉर द कॉज कि जहाँ पे हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज का जो हम सारी कन्वर्सेशन अराउंड योर स्पेशलाइजेशन अराउंड द हार्ट करेंगे, क्योंकि हार्ट इज सच अ ऑर्गन जो सडन डेथ भी रिस्पॉन्सिबल होती है। बंदे को बिल्कुल। लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया, राइट? तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम आगे पॉडकास्ट में बात करते रहेंगे। ठीक बट है। सबसे पहले हार्ट एज अ ऑर्गन, इसकी इम्पोर्टेंस, फिजियोलॉजी थोड़ा सा आप समझाइए सबको। तो अगर देखा जाए तो हार्ट एक पंप की तरह है, कि वी कॉल इट अ पंप ऑफ द बॉडी। मेनली हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स, जिसको हम एक 4 कमरे कह सकते हैं, जिसमें कि राइट साइड ऑफ हार्ट है, वहाँ पे नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जो इसको हम गंदा खून कह सकते हैं, वो राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है। फर्दर ऑफ ऑल हार्ट पंप करता है, जो ये ब्लड है दिस गोज इनटू द लंग्स में the blood gets oxygenated, and further it's coming into the left side of the heart, from where it is further circulated to whole of the body. So mainly it's a pump, mechanical organ, but what we have seen is कि there is also electrical activity या current है heart 'ਚ, ਜਿਹੜਾ current ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ usually SA node ਜਾਂ pacemaker of the heart। ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। वो काम कराता है हार्ट Yes। से। तो ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਰਮਲ ਪੰਪ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਲੱਡ टू होल ऑफ द बॉडी। राइट, तो इसका मतलब हार्ट एक्ट्स एज अ पंप। इसका काम है कि गंदे खून को लंग्स में भेज देना, साफ करके बॉडी Yes। तक पहुंचाते हैं। Yes। और अगर हर ऑर्गन को खून मिलता रहेगा तो बेसिकली उसको नरिशमेंट मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, एंड दैट विल वो अच्छे से फंक्शन Yes। करता तो रहेगा। इन द एंड की हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू फॉर ऑल अदर ऑर्गन्स टू एक्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके हार्ट में आती है तो धीरे धीरे ऑल अदर लंग ऑर्गन्स विल बी इफेक्टेड, मे बी किडनीज, अदर पेरिफेरल वेसल्स, ब्रेन, अदर लिवर, ऑल अदर ऑर्गन्स विल बी इफेक्टेड इफ हार्ट इज डिसफंक्शन। इफ हार्ट इज फंक्शनिंग राइट। तो सर, सबसे पहले जो बर्निंग टॉपिक है अराउंड हार्ट, लोग गूगल करते हैं कि आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या 25-30 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आप थोड़ा सा बताइए। मेनली देखिए, एक तो व्हाट वी जो हम जानते हैं कि जो इंडियंस है,
तो इंडियन पॉपुलेशन और मे बी ए साउथ एशियन पॉपुलेशन इज मोर प्रीडिस्पोज टू हार्ट अटैक्स। देखा गया है कि एज कंपेयर टू द वेस्ट, यूरोप और अमेरिका, इंडियंस में हार्ट अटैक की एज 10 साल कम है एज कंपेयर टू द वेस्ट। प्लस इसको और एग्जैजरेट करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स में भी, हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट्स, प्लस आई थिंक लॉस ऑफ स्लीप ऑल्सो। स्लीप हैबिट्स आर आई थिंक वेरी बहुत कम हम स्ट्रेस देते हैं, बट स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस। तो स्पेशली देखा गया है कि जो आजकल इंसिडेंस ऑफ फास्ट फूड प्लस और ये सारी जितनी डिजीज है, हाई शुगरी प्रोसेस्ड फूड, ये इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। इन द एंड क्या है कि जितना आपका प्रोसेस्ड फूड है या हाई शुगरी या फास्ट फूड है, वो चीपर है एज कंपेयर टू द हेल्दी फूड। हेल्दी फूड इज मे बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर वो है, they are expensive as compared to the all the fast food and all high sugary junk food which is processed. So I think that is causing much more incidences at a very young age in patients. And I think smoking is a very big risk factor, especially in the young population. So if the patient is a chronic smoker, so he has a around 2 to 4 5 times more risk than a normal person. राइट। तो इन रीजंस की वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। आप अब चलो, मैं तो एज अ डॉक्टर समझता हूँ, लेकिन एक्चुअली हार्ट अटैक में होता क्या है? मतलब व्हाई इट लीड्स टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल? एकदम से क्या हो गया? एक्चुअली में क्या होता है हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक को समझना चाहिए। यूजुअली लोग हार्ट अटैक की समझ नहीं पाते कारण क्या है। मेनली हार्ट की हमारे 3 मेन वेसल्स या आर्टरीज होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज जिनको कहा जाता है। तो उनमें से अगर किसी में ब्लॉकेज आती है 95, मेनली हम कहते हैं 70% से ऊपर, तो अगर 90% या 100% होती है, तो हस हार्ट के किसी पार्ट को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो दैट फर्दर कॉजेज हार्ट फेलियर। और इसका वन ऑफ द कॉमन एक कारण है सडन डेथ का, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि एक्यूट हार्ट में काफी केसेस में देखा जाता है, जो कि कैन लीड टू सडन डेथ इन सच पेशेंट्स। सो मेनली है कि जो 3 नाड़ियां हैं उनमें से किसी में भी अगर ब्लॉकेज होती है, तो दैट कॉजेज ए हार्ट अटैक। और अगर उसको मैनेज टाइमली ना किया जाए, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में भी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस सच एज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये होती है विच कॉजेज फर्दर incidences of death or maybe complications or morbidity in such patients. ओके, तो कहने का मतलब इसको ऐसे मान के चले कि यार अगर हार्ट काम कर रहा है तो उसको 3 आर्टरीज जो है वो उसको तीन कर रही हैं, जी 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 बेसिकली हार्ट को डाइट दे रही हैं। यस यस, जैसे हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ब्लड को, तो उसको भी हार्ट को भी कोई डाइट या ब्लड सप्लाई चाहिए। यस, तो उसके लिए 3 मेन आर्टरीज होती हैं, एक राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में। तो अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आती है, दैट कॉजेज ए हार्ट अटैक। और एकदम से सप्लाई खत्म हुई, अब हार्ट बोले यार मेरे को पंप तो करना है, पंप तो करना है, लेकिन मेरे को सप्लाई तो आ नहीं रही, जी जी एंड दैट विल लीड टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड ये इवेंचुअली डेथ ऑफ द यस, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन हार्ट अटैक पेशेंट्स। राइट। और सर मतलब कैसे पता चलता है बंदे को कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है? और अगर बाई चांस, फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कि अगर उसको पता चल गया कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, कितना टाइम है बंदे के पास कि वो सेव कर सकता है अपने फैमिली मेंबर को? मेनली देखिए, हार्ट अटैक एक दिन में ही जो आर्टरीज है, नाड़ियां हैं, ब्लॉक नहीं होती। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग स्लो प्रोसेस, कंटिन्यूस डिसीज, फूड हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स, दैट कॉजेज स्लोली क्लॉगिंग और ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज। तो एक दिन में नहीं आती। तो पेशेंट शुड ऑलवेज, जो सिम्टम्स हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चलने पे सांस फूलना, या चलने पे पेशेंट की चेस्ट पेन होनी, जो कि रिलीव हो जाती है रेस्ट करने पे। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। मे बी पेन होनी चेस्ट में, चेस्ट पेन भी जो है इसमें बड़ी टिपिकल होती है। जैसे कहा जाता है, इसको फिश साइन कहा गया है, कि पेशेंट को जैसे पत्थर रखा गया है छाती पे, भारीपन होता है। इतना हैवी? यस, जो ये भारीपन है रेडिएट करता है, मे बी लेफ्ट आर्म में, मे बी जॉज में, मल्टीपल सिम्टम्स हैं। तो हमेशा जो हार्ट अटैक है, एक दिन की दिक्कत नहीं है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चल रही है, बट वो एक दिन मैनिफेस्ट करती है एज ए हार्ट अटैक। सो पेशेंट्स को अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट आई थिंक ऑब्वियसली एक रेगुलर चेकअप्स जो हैं, कार्डियक चेकअप्स एटलीस्ट ईयरली आफ्टर द एज ऑफ 35 बहुत ज़रूरी हैं पेशेंट्स को, जो कि रेगुलर मेंटेन करने चाहिए।
उससे आप अपनी जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या कुछ भी है उसको आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते अर्ली हैं आप डिटेक्शन कर। कि हार्ट अटैक के होने से पहले भी आप डिटेक्ट। इसका मतलब है कि अगर कभी ना कभी किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको वो ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं आए हैं, यस, उसने इग्नोर किए हैं। बस ने इग्नोर किए हैं। मे बी पेशेंट सोचते हैं कि हमें गैस हो गई और अब्डोमिनल डिस्टेंशन है या सिर्फ मसल पेन है, बट इनमें पेशेंट्स में देखा गया है कि पेशेंट्स आर वेरी अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, बट जितना जल्दी हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनका प्रिवेंशन करेंगे, तो दैट वुड प्रिवेंट मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ आगे हार्ट अटैक। राइट राइट राइट। और सर जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक का फैमिली में या नोन में किसी को हार्ट अटैक का सिम्टम आना शुरू हो गया है, कि अब उसको चेस्ट हैवीनेस होनी शुरू हो गई है या उसको पेन जो है वो आर्म में रेडिएट होनी शुरू हो गई है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही शुड डू? यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। आई थिंक एवरीबडी शुड रिमेंबर कि अगर कोई भी एक सिंपल टैबलेट होती है डिस्प्रिन, जो एस्प्रिन या डिस्प्रिन होती है, हर किसी की आई थिंक अवेलेबिलिटी है। हाँ अगर ऐसी कोई भी इमीडिएट लगती है कि चेस्ट पेन सिम्टम टिपिकल है हार्ट अटैक वाले, तो इमीडिएट एक डिस्प्रिन की टैबलेट तो जरूर ले लेनी चाहिए। बाकी मैं और भी एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट शुड ऑलवेज हैव अदर टैबलेट ऑफ क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलोर। 300 mg तो क्लोपिडोग्रिल आती है, 180 mg टिकाग्रिलोर आती है। तो दीज आर दी अदर एंटी प्लेटलेट्स या खून पतले वाली दवाइयाँ जो हम कहते हैं, ये हर किसी के घर में होनी चाहिए। स्पेशली कभी भी ये दिक्कत आती है तो ये टैबलेट्स इमीडिएटली खानी चाहिए और अर्लीस्ट से अर्लीस्ट हॉस्पिटल जाके एक ईसीजी जरूर करवानी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। तो क्या ये तीनों टैबलेट्स खानी चाहिए? जी नहीं, 2 टैबलेट्स, एक डिस्प्रिन तो एक इमीडिएटली कहा, क्लोपिडोग्रिल या टिकोग्रिलोर में से एक। दोनों में से एक जी, टैबलेट जी, और ये एक स्टैट खा लेनी चाहिए उसी जी, टाइम पे जी, जी। एंड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। यस, रश टू द हॉस्पिटल, जिसमें एक सबसे कॉमन है द इनिशियली एक ईसीजी का टेस्ट जो है फास्ट फॉल होना चाहिए। इट्स अ वेरी चीप एंड कॉमन टेस्ट, हर जगह अवेलेबल है। तो आई थिंक ये इग्नोर नहीं करना चाहिए सिर्फ सोच के कि हमें गैस की दर्द है या सिर्फ कोई मसल पेन हो रही है। यू शुड ऑलवेज, हर बंदे को ये चीज़ें का बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो अच्छी बात हो गई, मतलब हार्डली 100-200 रुपए की मेडिसिन होगी, जी, जी। फर्स्ट एड बॉक्स में रख ली, जी, जी। 2-3 साल एक्सपायरी है, भगवान मैं करे हर साल एक्सपायरी होती रहे, जी, है ना? जी, जी। इसके अलावा भी कोई और फर्स्ट एड है कि इसके अलावा सब बकवास ही है? नहीं, नहीं, इसके अलावा कोई फर्स्ट एड नहीं है, बाकी सारी आपकी प्रिवेंशन में आ जाती हैं। तो इमीडिएटली ड्यूरिंग दैट एपिसोड ड्यूरिंग एपिसोड में मेन यही है, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज कि रश टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज इन दिस टाइम इज मसल। टाइम इज मसल का क्या है कि टाइम मैटर करता है। हर 1 घंटा हम जितना लेट होते रहते हैं, हमारी हार्ट की मसल ऑलमोस्ट 10% डेड होती जाती है। तो द मोर अर्लियर और मोर इजीली वी रीच द हॉस्पिटल, और हमारी जो अगर वेसल ब्लॉक हुई है उसको खोल दिया जाए, तो वी कैन प्रिवेंट आवर हार्ट फ्रॉम मसल डेड होने से बचा सकते हैं। आगे हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इन द एंड टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जितना हम लेट करते रहते हैं, हर 1 घंटे के पीछे हमारी हार्ट मसल जो है डेड हो जाएगी। तो दैट इज वेरी डेंजरस एंड फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेथ। राइट राइट। अच्छा सर, ये भी गूगल में देखा जा रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं आजकल की साइलेंट हार्ट अटैक है, मतलब लोग बोलते हैं यार वो सुत्ता ही सो गया हाँ जी। है। हार्ट अटैक को भी कौन बंदा बाद में कराता है ना पोस्ट, तभी पता चले क्यों हुआ है। बट ये भी चीजें बहुत रिवॉल्विंग है, क्या साइलेंट हार्ट अटैक नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? साइलेंट हार्ट अटैक है एक टर्म, वो मेनली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस लॉन्ग टर्म है। उनमें क्या है कि नसें सुन्न हो जाती हैं जो पेन करती हैं। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है साइलेंट अटैक होता है, या इवन ओल्ड एज में एंड स्पेशली फीमेल सेक्स में साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें कि एक टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते। टिपिकल सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसे सिम्टम नहीं आएंगे। atypical symptoms होंगे, मे बी सम आर्म पेन, मे बी वॉमिटिंग्स और पेन एब्डोमेन भी सिम्टम देखा गया हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। तो ये सारे अटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि 10 से 20% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, और मे बी कई पॉपुलेशन में कोई दर्द या कुछ भी नहीं होता। दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लेस देन अराउंड 10% ऑफ द पेशेंट्स। इसका मतलब बॉडी कोई ना कोई साइन सिम्टम देगी जरूर देगी आपको। देगी, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें अगर आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं सही टाइम पे उन पेशेंट्स में। और डायबिटीज के केस में आपने बोला क्या वहाँ पे जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, मतलब फॉर द पेशेंट्स आई एम टेलिंग जिसकी जी, जिसमें आपकी नर्व्स सेंसेशन देना थोड़ा कम, कम हो जाएगी। क्या दिस इज द रीजन फॉर दैट? यस, नाइब्डिक प्लस ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जो जितनी अपनी नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है,
उसमें डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, कम सेंस करने लग जाती है पेन जो है। ये आपकी एग्जैक्ट है। तो मोस्ट कॉमन जो साइलेंट हार्ट अटैक है लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। राइट राइट। तो गाइस अगर मतलब बाई चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो जो डॉक्टर साहब ने जो 3 मेडिसिन दिए हैं, हैव देम इन योर फर्स्ट एड बॉक्स, टेक 2 टैबलेट्स, स्टैट का मतलब है उसी जी, टाइम जी। ले लो एंड रश टू द हॉस्पिटल जहाँ पे क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज आल्सो बिल्कुल, एटलीस्ट एक ईसीजी आई थिंक हर कॉमन हॉस्पिटल, कॉमन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल है। तो ईसीजी एक कॉमन है जो कि करवानी ही चाहिए हर पेशेंट को, चाहे उसको लगे कि मेरे को पेट दर्द है या कुछ है। और मुझे लगता है कि अगर अगर बाई चांस किसी बंदे के पास ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जी। और वो रश कराए, कहीं पे ईसीजी अवेलेबल थी, मेरे हिसाब से ये दवाइयाँ वहां पे तो अवेलेबल होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल 100% हर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, चाहे छोटा हॉस्पिटल है, हर जगह अवेलेबल है। आई थिंक बाकी और कुछ नहीं, एक डिस्प्रिन टैबलेट तो हर किसी घर में होती ही होती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो आप खा ही सकते हो हर टैबलेट, कोई बहुत ज़्यादा महँगी दवाई नहीं है, वेरी चीप मेडिसिन, वो तो आपको रखनी ही चाहिए। सर एक ये भी वो सुनी कहते हो एक टैबलेट आती है जो जुबान के नीचे आप रख लो, जी, जी। उसके बारे में भी आप बताओ। जिसको हम सॉर्बिट्रेट कहते हैं, जी तो वो इमीडिएट रख सकते हैं, बट उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सिर्फ एक सिम्पटम रिलीफ के लिए है, कि जो आपको पेशेंट्स को सिम्प्टोमेटिक पेन हुआ है, तो इट जस्ट रिलीव्स द पेन, बट द ट्रीटमेंट इज़ एंटीप्लेटलेट्स या खून पतले की दवाई जिसको कहा जाता है। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब माय मदर इन लॉ के सास जो है, मतलब हुँ, हुँ। मेरी वाइफ के दादी जी, शी पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो वही शी वाज अ कार्डियक पेशेंट, तो स्टेंटिंग में थी। अब वो सिम्टम एपिसोड आया, मतलब दोबारा उन्होंने वही सॉर्बिटेट अपनी टंग के नीचे रख दिया, बट इवेंचुअली शी पास्ड अवे नेक्स्ट 15 यार ये मिनट्स। आई थिंक वो सिम्टम रिलीव करने के लिए है। ट्रीटमेंट इज अगेन एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। बिल्कुल, खून पतले की जो दवाई है, वो ट्रीटमेंट वही है, वो सिम्पटम पेन के लिए रिलीफ। फर्स्ट लाइन ऑफ वो एक्शन फिर वही ड्रग है। जी, जी, जी। Very good. And guys, this information is coming from authentic source, right from the cardiologist Dr. Akshay Mahajan. So you can definitely follow there. अच्छा सर, अब इसके बियॉन्ड में जाते हैं कि मान लो हार्ट अटैक वाली स्टेज से पहले देर आर सर्टेन एडिशनल फैक्टर, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट एनी डे। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है ना? हाँ जी। इसके पीछे रीजंस तो वही जो आपने बताया, एशिया पॉपुलेशन और diet- मेनली डाइट, हाई सॉल्ट इनटेक, Yes. स्पेशली फास्ट फूड जो है इनमें हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है। इवन जो हम नॉर्मली जो स्नैक्स विच वी आर टेकिंग, मे बी सम चिप्स, मे बी समथिंग लाइक, दे आर वेरी हाई सोडियम कंटेंट। तो सोडियम इज द हाई सोडियम इज द नंबर वन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। hypertension. तो दीज ऑब्वियसली शुड बी अवॉइडेड, नॉट मतलब कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, but obviously, and I think more important is we should stress on exercise. Normal regular exercise, maybe form of brisk walking or any other form of exercise, maybe a gym. I think that is very underestimated कि इस चीज को जरूर फोकस करना चाहिए। एक्सरसाइज का रोल आई थिंक इवन फ्रॉम डाइट और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मसल वर्कआउट भी, जैसे मतलब जी, 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 मसल वो वो कॉल बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो जो जैसे हाइपरटेंशन है इंडिविजुअल को, दिस आल्सो प्री डिस्पोज टू हार्ट। जी, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन क्या है कि व्हाट जो हम देखते हैं कि पेशेंट सोचते हैं कि आज बीपी बढ़ गया, दवाई खा ली, कल नहीं खाई। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बीपी ने एक दिन में आपको इट वोंट हार्म यू या कुछ नुकसान नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म अगर आपका कंसिस्टेंटली बीपी हाई रहता है, तो क्या है आपकी आर्टरीज को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो धीरे-धीरे आपकी आर्टरीज ऑफ किडनी, ब्रेन, हार्ट सब डैमेज होने लगेंगी। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान करेगा और प्रीडिस्पोज करेगा और डिजीज को, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज। स्ट्रोक हो जाता है, स्टिफ हो जाती है आर्टरीज। जी, जी, आर्टरीज की स्टिफनिंग हो जाएगी। मेनली अगर मेडिकल टर्म्स में कहा जाए एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, ताकि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं थिक होके डिसफंक्शन होने लग जाती हैं। ओके ओके ओके। और सर जो नॉर्मल बीपी वाले पेशेंट्स हैं, कई बार मतलब बोलते हैं कि मैं तो एमलॉन्ग खा रहा हूँ, अब वो जी। खा ही चले जा रहे हैं। तो एक्चुअली मतलब जो बीपी वाला पेशेंट है उसको अपनी जो मेडिसिन है रिवाइज या फॉलो अप बीपी का कैसे रखना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, यहाँ पे हम सिंह डेंटल केयर में देखते हैं कि क्योंकि बिफोर एक्सट्रैक्शन हमने बीपी ये वो सर्जरी सबसे पहले देखना ही है। अब वो लिख रहे हैं कि मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ बीपी से, हमारा क्वेश्चन होता है ये कब से खा रहे हो? हुँ, तुम्हारा कार्डियोलॉजिस्ट के पास लास्ट फॉलो अप कब था? जी, तो वो लोग बोलते हैं मैं तो 2 साल से खा रहा हूँ। जी, जी, जी। मतलब अगर कोई पेशेंट बीपी का है तो उसका फ़ॉलो-अप उसको कैसे कराना चाहिए?
सर दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द बीपी शुड बी रेगुलरली चेक्ड। अगर आप घर पे हो तो आपके घर पे आजकल देर इज़ ए बीपी मशीन वेरी इजीली अवेलेबल, तो आप डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो बीपी सिंपली जो आजकल की लेटेस्ट गाइडलाइंस है व्हाट दे से कि इट शुड बी लेस देन 130/80। तो अगर इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आपका इससे ऊपर रहता है रेगुलरली दी मेडिसिन, तो आपको ऑब्वियसली चेकअप करा के बीपी की मेडिसिन चेंज करानी चाहिए या उसको अप टाइट्रेट डोजेज इंक्रीज करनी चाहिए, सो दैट चाहे आपको एक दवाई खानी पड़े या 2 या 3 खानी पड़े बीपी की, बट बीपी शुड बी ऑलवेज इन लिमिट्स। लिमिट्स। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीपी मेडिसिन। अगर आप बीपी आपका फिर भी अनकंट्रोल्ड आप मेडिसिन खा रहे हो तो वो कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म में। बट डॉक्टर अक्षय मतलब ये भी सुना लोगों के मुंह से, पेशेंट्स के मुंह से, कि मेरा बीपी 150 रहता है, मेरे को कुछ नहीं होता, मेरा बीपी इतना ही रहता है। अब ये क्या चीज़ है? सर ये वही मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में 150 बीपी आपको कुछ नहीं कहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका 150 160 रहता है तो लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को, मे बी आईज, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वो प्रॉब्लम करेगा। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक ऑब्वियसली इट वोंट कॉज सिम्टम जब तक कि आपका बहुत हाई नहीं हो जाता, देन इट विल कॉज सम सिम्टम्स, आई हेडेक और मे बी आई पे स्ट्रेन। तो ये सिम्टम्स होते हैं, बट यूजुअली आई थिंक मोर देन 50% पेशेंट्स में हाई बीपी के सिम्टम्स नहीं होते। तो आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इज कि आफ्टर द एज ऑफ मे बी 45 आपको रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग एटलीस्ट करनी चाहिए। हम्म। और यहाँ पे ना मतलब फ्रेंड्स जो हमें ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी बोलना चाहूंगा कि देर आर टू थिंग्स, एक होते हैं सिम्टम्स, एक होते हैं साइंस। हमारी मेडिकल भाषा में होते हैं। सिम्टम जो पेशेंट बोलता है कि मेरे को ये हो रहा है, एंड साइंस जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। तो जी। कई बार पेशेंट्स यही उड़ीक रहे हैं कि सिम्टम्स आएंगे तब भी भागेंगे। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, दिस रॉन्ग एट। राइट? अगर आपका साइन, आपकी बीपी मशीन बोल रही है कि समथिंग इज देयर, राइट? आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो दैट इज टेलिंग यू कि समथिंग इज रॉन्ग। यू शुड रिलाई ऑन दोस साइंस आल्सो, एंड यू शुड ऑलवेज गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड गेट इट चेक्ड, जी जी राइट? 100%। राइट। अच्छा, सिर्फ हार्ट के अराउंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड हार्ट फेलियर आल्सो, जी राइट? अब थोड़ा सा ये हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेल हो गया, इसके बारे में भी आप बताइए। सर हार्ट फेलियर एक ब्रॉड टर्म है। सिंपली अगर हम हार्ट फेलियर को डिफाइन करें कि जब आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो बाकी शरीर में जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको एडिक्वेटली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो हम कहते हैं हार्ट फेलियर में है पेशेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो हार्ट फेलियर के मल्टीपल कॉजेज होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन काज है हार्ट की नसों की ब्लॉकेज होनी या हार्ट अटैक होना। क्योंकि अगर हार्ट अटैक होगा तो हार्ट की पंपिंग, जिसको कि हम यूजुअली एलवीएफ का कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, वो कम हो जाती है और इसके करके हार्ट फेलियर होता है। बाकी और मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं हार्ट फेलियर के, मे बी कोई वाल्व की डिसीज है कोई, या फिर आपकी मसल की ही डिसीज है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हार्ट की मसल की डिसीज, प्लस वेल्वुलर डिसऑर्डर्स हो गए, कोई आर्टिक वाल्व डिसऑर्डर, मे बी माइटल वाल्व डिसऑर्डर, फर्दर और डिसीजेस सच एज कॉमनली जो कि एनीमिया देखा गया है, थायराइड की डिजीजेस, ये भी एक हार्ट फेलियर करा सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इवन हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी अगर लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड रहे तो ये भी हार्ट की मसल्स को वीक कर देती हैं, एंड इन द एंड आप हार्ट फेलियर में लैंड करते हो। हार्ट फेलियर इवेंचुअली आपको इनबिल्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट हार्ट फेलियर से आपके बाकी ऑर्गन्स को खून मिलना कम हो जाएगा, मे बी लंग, किडनी, ब्रेन, तो उनके और डिसफंक्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो हार्ट फेलियर एक स्टार्ट स्टेज है, बट इन द एंड क्या है कि आपके सारे बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे एंड ऑल अदर ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड इवेंचुअली। तो हार्ट को जितना पंप करना था, पंप जी तो कराना था मसल्स ने। जी जी जी। अब अगर मसल अगर कमजोर हो गए। मसल को वीक करने का रीजन हार्ट अटैक हो गया, पाजन की डिसीज जी हो गई, जिन जो भी प्रॉब्लम्स है हार्ट के मसल वीक हो रहे हैं, जी उसका ईएफ जो है वो कम हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, सिंपल भाषा में, एंड अल्टीमेटली पेशेंट इज पेशेंट इज टू लीडिंग टू हार्ट हार्ट फेलियर, जी राइट सर? अच्छा सर, अभी आते हैं कि अराउंड लिटिल बिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ थिंग्स, हम्म, उसके बाद आएंगे, लेकिन वन मोर क्वेश्चन बिफोर दैट, कि हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। जी अब लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर ना इको करा लेता है, हर 6 महीने बाद इको करा लेता है, 6 महीने पहले तो इको ही थी, जी जी। है ना? या टीएमटी इज द टेस्ट,
CT angiography is the test, angiography is the test. So there are and normal ECG also, right? So ये जो टेस्ट हैं इनकी भी इम्पोर्टेंस आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को समझाइए ताकि वो भी क्लियर हो सके कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस इको बोला है या इको बोला है, TMT बोला है, क्या उसका लॉजिक है उसके पीछे? सर मेनली आई थिंक बेसिक टेस्ट से स्टार्ट करें तो आई थिंक ईसीजी और इको एक बेसिक कार्डियोलॉजी में टेस्ट कहे जाते हैं। ईसीजी से व्हाट वी सी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की जो हमने बात की थी पहले कि करंट चाहिए होता है पेसमेकर जो कि एसए नोड एक हार्ट में है, तो उसके हमें पता लग जाता है कि हमारी हार्ट बीट जो है रेगुलर है इरेगुलर है या कोई चेंजेस लग रहे हैं। सेकंड जो आपने बात की इको की, तो इको से भी हमें मेनली पंपिंग का पता चलता है कि कितनी हार्ट की मसल या हार्ट मसल काम कर रहा है, प्लस कोई और वेल्व के डिसऑर्डर्स या कोई और स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है हार्ट को, वो हमें इको से पता लगता है। बाकी और मल्टीपल टेस्ट प्रिवेंशन में यूज होते हैं जिनमें से मेन आई थिंक एक लिपिड प्रोफाइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट की डिजीज में, जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल चेक करना बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी मल्टीपल तरह के होते हैं, मे बी एलडीएल, मे बी ट्राइग्लिसराइड्स, मे बी एचडीएल, जिनमें से हम एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, दैट इज द बैड कोलेस्ट्रॉल व्हाट वी से, जिसको कि मोस्ट टारगेट किया जाता है इन हार्ट डिजीज, वाज एलडीएल इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ब्लॉकेज इन द आर्टरीज। एचडीएल जो है हम एक गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं जो कि ज्यादा होना चाहिए। फर्दर फॉर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, they are more not mainly associated with the heart disease but they cause diseases of other pancreas, but usually वो increase होते हैं sugary drinks से और multiple even in diabetic patients। so ये lipid profile is important। बट अगर पेशेंट किसी को सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन हो रही है बट उनकी ईसीजी और इको नॉर्मल है, देन एक टेस्ट है, या तो हमें डायरेक्टली इफ यू शुड गो फॉर ए एंजियोग्राफी, क्या कॉर्नरी एंजियोग्राफी, बट कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव टेस्ट है, तो अगर हम वो नहीं करा सकते तो एक CTCA होता है। व्हाट इज दैट? एक सीटी स्कैन होता है बाया जिसके थ्रू हम सीटी कॉर्नरी एंजियो कर लेते हैं, तो वो पेशेंट्स में करवा लेनी चाहिए अगर जिन पेशेंट्स को सिम्टम है, कोई चेस्ट पेन है या सांस फूलता है चलने पे, ताकि उससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो मेनली यही टेस्ट है। बाकी और टेस्ट्स भी हैं जो कि एक इनडायरेक्ट वे में बताते हैं हार्ट डिजीज है, मे बी कोई लिवर का टेस्ट करा रहे हैं, कोई किडनी का डिसफंक्शन का टेस्ट करा रहे हैं, वो एक पेरिफेरल टेस्ट है। तो मेनली हार्ट के टेस्ट में इधर ईसीजी, इको, आपका लिपिड प्रोफाइल कॉमनली यूज टेस्ट है जो कि आई थिंक हर कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन का डॉक्टर करवाता है। ठीक है सर। डॉक्टर अक्षय, ये भी कई बार देखा गया कि पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है स्ट्रेस इको जी या TMT। जी इन दोनों के बारे में भी आप स्पेसिफिकली बताइए, TMT और स्ट्रेस इको क्या है? जी मेनली टीएमटी और स्ट्रेस इको क्या है कि हम हार्ट को वी वांट टू उसको हम स्ट्रेस करवाना चाहते हैं कि काम ज्यादा करे मे बी, तो स्ट्रेस इको या टीएमटी का फंक्शन ये है कि हमने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। यूजुअली वी से कि अप टू 85% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तक हम लेके जाते हैं। तो व्हाट डज दैट डू कि अगर पेशेंट को हार्ट में कोई सपोजिंगली माइनर ब्लॉकेज है जो हमें इको में नहीं पता चल रही, नॉर्मल इको पे या बाकी टेस्ट पे पता नहीं चल रही, बट जब वो हार्ट रेट बढ़ेगा तो पेशेंट्स को या सिम्टम्स आएंगे या उसकी ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे जो कि एक नॉर्मल ईसीजी में नहीं। नहीं आते। तो इन दिस केसेस हम काफ़ी केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल ईसीजी या इको पे नहीं डिटेक्ट होते वाया स्ट्रेस इको या फिर वाया टीएमटी टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे को बैठ के ही सांस फूल रही है तो दिस एडवांस लेवल ऑफ डिजीज। जी 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 फिर चल के हुआ ये एक लेवल, ये एक पीछे कम लेवल हो गया, बिल्कुल जी। अब इसके बाद हो गया भगा के भी हमने देखा। भगा के दे गया, यस। तो अगर आप भगाते भी Okay. आपको नहीं कोई सिम्टम्स आ रहे, ईसीजी में चेंजेस नहीं आ रहे, तो काफी हाई चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम ब्लॉकेज नहीं, बट फिर भी आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। इट्स मेजॉरिटी की काफी हद तक आप हो सकते हो, बट इन द एंड जो 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज ए एंजियोग्राफी, जो कि हम देख सकते हैं कि नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। पर ये भी कहते हैं कि सर मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही कहते हैं कि आप किसी जिस मर्जी बंदे की करा लो, हर बंदे में वो प्लाक डिपॉजिट आर्टरीज में ब्लॉकेज है ही है। सर ये थोड़ी भी ब्लॉकेज तो आप कह सकते हो कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, प्लस अगर आप आफ्टर द एज ऑफ 45 देखोगे खाने पीने, तो माइल्ड ब्लॉकेज 10-20% होएगी,
बट ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो। यूजुअली हम सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज कहते हैं अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज वन ऑफ द मेन 3 आर्टरीज में हो, तो हम उसको सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज कहा जाता है। अगर उससे कम ब्लॉकेज होती है तो पेशेंट को वी ऑलवेज कीप ऑन मेडिसिन जो कि एंटीप्लेटलेट्स या खून पतले की दवाइयाँ उन पे रखते हैं पेशेंट्स। कोई इंटरवेंशन या कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। मूविंग हेड, ये जो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कुछ है तो आगे जनरेशन्स में भी होने के चांस हैं। जो फैमिली हिस्ट्री है आई थिंक मोर हम एम्फेसाइज करते हैं, बट जिन पेशेंट्स में कुछ डिजीज ऐसी हैं जो फैमिली हिस्ट्री के करके आगे पास ऑन होती हैं, जिनमें से एक तो जैसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो एक फेमिलियल डिसऑर्डर देखा गया। बट जो ब्लॉकेजेस भी हैं जैसे हार्ट डिजीज है, ये भी देखा गया कॉमनली। ये आगे जिन पेशेंट्स के पेरेंट्स में है तो उनको हायर रिस्क होता है दैन द नॉर्मल पॉपुलेशन। सो ऑब्वियसली जिन पेशेंट्स में जब हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है, वी ऑलवेज आस्क फॉर द फैमिली हिस्ट्री। अगर उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, दोनों साइड दांत के या नान के में डिजीज है हार्ट की, तो उसके पेशेंट को भी हायर रिस्क है कि उसको भी डिजीज हो सकती है। तो ऑब्वियसली जो फैमिली हिस्ट्री वाला फंक्शन है, नहीं इसको अंडर एस्टिमेट किया जा सकता। तो कुछ और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे हमने लिपिड प्रोफाइल एलडीएल की बात की, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जैसे लाइपोप्रोटीन ए। तो ये यूजुअली जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं कि हमें हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज है कि नहीं है। प्लस मल्टीपल जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो कि डायलेटेड कार्डियोपायोपैथी में की जाते हैं, जो कि हमें प्री डिस्पोज करते हैं कि हमें आगे चल के भी हार्ट की डिसीज होगी कि नहीं होगी। बट आई थिंक जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनको हम बहुत थोड़ा ओवर एस्टिमेट करते हैं। मेजॉरिटी फैक्टर्स आई थिंक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। more important than you cannot always say and जी जी just जी। blame your या यू कैन ऑलवेज ब्लेम द जीन्स कि मेरे जीन्स ऐसे हैं तो आई एम प्रोन टू दिस, और 100% होगी डिजीज। पिछले 2 साल 10 साल से क्या खा रहा है भाई, वो भी ज्यादा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एक फैक्टर ये हो गया, अभी अभी मैंने पीछे से ना एक वीडियो डाली थी अपने ये सिंह डेंटल केयर के पेज पे, जहाँ पे मैंने एक अवेयरनेस के लिए डाला कि आपके जो ओरल बैक्टीरिया है, टीथ की जो गम की प्रॉब्लम है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू सर्टेन हार्ट इश्यूज, या उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। अब बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, इस पे हम वेरिफिकेशन चाहते हैं आपकी कि ओरल बैक्टीरिया या गम डिजीज या टीथ कैविटीज कैसे ये हार्ट को अफेक्ट करते हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? सर आई थिंक माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कुछ भी खाते हैं तो एनीथिंग विच गोज इनसाइड योर बॉडी या आपके शरीर में कहीं भी जा रहा है तो आपके माउथ के थ्रू जा रहा है। तो इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। मल्टीपल स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनके टीथ डैमेज्ड हैं या मल्टीपल ओरल इश्यूज हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिसीज में भी आर्टरी ब्लॉकेज ज़्यादा है। एंड इवन देखा गया है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, एल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस, मल्टीपल इश्यूज इन पेशेंट्स में ज़्यादा देखे गए हैं। वाई? बिकॉज वन ऑफ द मेन कॉजेज इज अपना माइक्रोबायोम। माइक्रोब्रोम में भी ओरल माइक्रोबायोम, क्योंकि हमारे भी अभी भी बॉडी में सेल से ज़्यादा माइक्रोबायोटा है। जी। तो वो माइक्रोबायोम हमारा इफेक्ट होता है मेनली हमारी ईटिंग हैबिट से, हमारे लाइफस्टाइल से। तो अगर हमारा माइक्रोबायोम खराब है तो दैट विल लीड टू लॉन्ग टर्म में कार्डियक डिजीजेस, मे बी ब्रेन डिजीजेस एंड अदर डिजेस्टिव इश्यूज। सो मेरी पर्सनल आई थिंक एक्सपीरियंस है कि whosoever patient has serious coronary artery या blockages हैं, उनके teeth are always damaged. They have a very poor oral hygiene and poor dental makeup. And this is your personal observation. As a version, yes, I think. But it has been proven in multiple studies all over the world. They have seen that the oral health has a lot of significance to your other diseases in the body. एंड जैसे सर डॉक्टर अक्षय में भी बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, इफ समवन वांट्स टू प्रिवेंट देयर लव्ड वंस या अपने आप को कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, तो जैसे वो अपनी डाइट का ध्यान रख रहा है, अपने एक्सरसाइज कर रहा है, लाइफस्टाइल को अच्छा बना रहा है, उसी तरीके से अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंटिव। One of the preventive एंड यू कैन ऑलवेज प्रिवेंट द थिंग्स, और जो हमारे कंट्रोल में, अगर आप स्मोक नहीं कर रहे तो यू आर प्रिवेंटिंग preventing this. अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, गुड फूड खा रहे हो या हेल्दी फूड खा रहे हो, तो इट्स प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। तो ओरल हेल्थ इज आई थिंक आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ओनली। एंड टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ। एंड अगर भाई मुंह में कुछ दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कैविटीज, प्लाक है, तो गेट इट ट्रीटेड। यस यही मतलब ये तो आराम से हो सकता है ना। यस कॉमनली है। वी शुड इग्नोर नहीं करना चाहिए उन चीजों को। करना चाहिए, राइट राइट।
अच्छा सर, अभी ना आते हैं इसके ट्रीटमेंट के पार्ट। हमने प्रिवेंशन डिस्कस कर लिया है, डायग्नोसिस डिस्कस कर लिया, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपने बोला कि अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, या कईयों को बताया जाता है कि आपके 1 स्टेंट डल रहे हैं, 2 स्टेंट डल रहे हैं, 3 स्टेंट डल रहे हैं। कईयों को बताया जाता है कि अब बाईपास सर्जरी होनी है। तो थोड़ा ये स्टेजेस में भी बताइए कि कौन-सी सिचुएशंस में कार्डियोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है? सर आई थिंक सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट पे डिस्कस करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्रीटमेंट में भी इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी फूड हैबिट्स। तो फूड में अगर हम स्ट्रेस आउट करें कि फूड हमारा शुड बी रिच इन मे बी डाइट जो है हमारी रिच होनी चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, प्रोटीन्स एंड फर्दर फॉल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें रिच होनी चाहिए। स्पेशली अगर फैट्स देखा जाए, फैट्स में हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट वेरी डैमेजिंग टू द आर्टरीज और हार्ट हैं। तो इन चीज़ों को जो कि फास्ट फूड में हाई क्वांटिटी में है, प्रोसेस्ड फूड में हाई क्वांटिटी में है, शुगर्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल अगर प्रिवेंशन में हम देखा जाए, एक स्लीप है जो स्लीप इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड। तो रेगुलर स्लीप आई थिंक 7 टू 8 आवर्स विद गुड स्लीप हाइजीन प्लस रेगुलर टाइम पे जो कि हमारा सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करती है, उस पे फोकस होना चाहिए। फर्दर फॉल अगर आप और ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट पे जैसे आपको बताया, अगर आपको कम स्टेनोसिस है लेस देन 70% तो वी यूजुअली पुट पेशेंट्स ऑन एंटीप्लेटलेट्स जो कि खून पतले की दवाइयाँ हैं, प्लस स्टैटिन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, ये जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स को चलती हैं। अब अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक मतलब कुछ चेस्ट पेन है चलने पे, प्लस ब्लॉकेज मोर देन 70% है, तो वी रिकमेंड यूजुअली कोई पेशेंट को इंटरवेंशन इंटरवेंशन में भी इन फॉर्म ऑफ स्टेंटिंग, जो कि हम जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, स्टेंटिंग के थ्रू करते हैं। बट अगर पेशेंट की ब्लॉकेजेस मल्टीपल हैं, मे बी तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है, प्लस पेशेंट डायबिटिक है, तो इन पेशेंट्स में सर्जरी रिकमेंड की जाती है जिसको कि हम सीएबीजी या बाईपास सर्जरी कहते हैं। सो यूजुअली ये उस टाइम पे जब भी पेशेंट हमारी एंजियोग्राफी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वे पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको क्या ऑप्शंस उसके लिए बेटर हैं। प्लस पेशेंट प्रेफरेंसेस को भी देखा जाता है। कई पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं, दोज हु कैन नॉट टॉलरेट सर्जरी, तो उनको मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इवन पीटीसीए और स्टेंटिंग भी करके पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। राइट, राइट, राइट। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ आजकल बड़ी चलती है, कहते हैं वो ना, अगर हार्ट की ब्लॉकेज है तो वो पंपिंग करते हैं आपकी। फिर लेग्स पे लगा के, आर्म्स पे लगा के पंपिंग करते हैं, उससे ब्लॉकेज खुल जाती है। क्या ओपिनियन है आपका इस पे? हाँ जी, उसको ईसीपी कहते हैं, एक्स्ट्रा काउंटर पल्सेशन थेरेपी होती है। यूजुअली व्हाट इट डज इज कि जिन पेशेंट्स में हार्ट अटैक है उनमें नहीं है वैलिड, ये उन्हीं पेशेंट्स में वैलिड है जिनमें ब्लॉकेजेस हैं बट हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है और अभी उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो इट इज़ ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग नेचुरल बाईपास। एक कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनमें कोलेटरल्स नए बन जाते हैं, मतलब एक नई आर्टरीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ पेशेंट्स में, कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में बेनिफिशियल है। बट अगर हम कहें कि हर पेशेंट में हम ये थेरेपी कर दें, तो नहीं, ये एक गलत विचार होगा। ये ऑब्वियसली आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि किन पेशेंट में इस थेरेपी का बेनिफिट हो सकता है या किन पेशेंट में नहीं बेनिफिट हो सकता। तो ये एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी हर अपनी जो ट्रीटमेंट है। तो नॉट ऑलवेज कि पेशेंट हमेशा कहेगा कि विदाउट मैं कोई कराए भी सिर्फ इसके थ्रू कर लूँ, तो वो किसी पेशेंट्स में हार्मफुल या नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या ये हार्ट अटैक वाली सिचुएशन प्लाक डिपॉज़िट जैसे ब्लॉकेज होने से जी। पहले ही करा लेनी चाहिए? जी नहीं, जब अगर आपको सिम्पटम आ रहे हैं, हार्ट अटैक नहीं हुआ, अगर आप सिर्फ स्टेबल एंजाइना वाली फ़ेज़ में हैं, दर्द हो रही है, ब्लॉकेज है मे बी 70-80%, तब उस स्टेजेस में कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ पेशेंट केस टू केस वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू अंदर प्रॉब्लम कितनी है, पेशेंट को कितने सिम्पटम हैं, उनके ऊपर डिपेंड करके थेरेपी रिकमेंड की जा सकती है बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, जी। राइट। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट, बट नॉट टू एवरी द स्टेज ऑफ द हार्ट डिसीज़ आल्सो। राइट, राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कई बार बोलते हैं कि उसका हार्ट का ना पेसमेकर खराब हो गया, तो पेसमेकर लगा हुआ है।
तो थोड़ा इसको भी आप सिंप्लीफाई भाषा में बताइए। पेसमेकर जी, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया फिजियोलॉजी के बारे में, एक तो पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन को चलाने के लिए भी देयर इज ए पेसमेकर इन द हार्ट व्हिच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। Physical pacemaker, कहते हैं बिजली प्रोवाइड करेगा या करंट प्रोवाइड करंट प्रोवाइड करेगा। करेगा। तो जिसको हम अपने हार्ट में कहते हैं एसए नोड होती है, हुँ। साइनोएट्रियल नोड है जो कि एक करंट प्रोवाइड करती है। अगर एसए नोड या एक और है सेकंड पेसमेकर एवी नोड, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है जो यूजुअली देखा गया है आफ्टर द एज ऑफ 60-65, या कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें यंग पेशेंट्स में भी हो सकती है, या कोई हार्ट अटैक की वजह से किसी की करंट नहीं बह पा रहा, तो उनमें एक डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस है, अराउंड 2 by 2 सेंटीमीटर्स की डिवाइस होती है, जो कि एक हम छोटे से प्रोसीजर से एक इम्प्लांट कर देते हैं लेफ्ट और राइट सब क्लेविकुलर स्पेस में। तो वो क्या है कि एक नॉर्मल जो हार्ट का ओरिजिनल पेसमेकर है उसको रिप्लेस कर देती है, और जब पेशेंट की अपनी धड़कन ना चले उसको एक करंट प्रोवाइड करती है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग और फंक्शनिंग चलती रहे। चलती है, राइट, और उससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। राइट, राइट। अच्छा सर, बाय बर्थ कई बार जैसे लेवल 2 स्कैन कराते हैं बच्चों का, या बच्चों के हार्ट में छेद है, हम्म हार्ट में छेद है। अब ये हार्ट में छेद क्या होता है बच्चों में और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वैसे? सर, हार्ट में छेद जो हैं यूजुअली देखा गया है कि इनका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक तो लेट प्रेगनेंसीज में, यूजुअली लेट प्रेगनेंसीज प्लस जो फीमेल्स में भी कुछ कंपाउंड्स या कुछ ऐसी चीज़ें ड्रग्स हैं जो कि नहीं लेने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो लेती हैं, तो उन पेशेंट्स में इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जिनको हम कहा जाता है, बढ़ जाते हैं। और हार्ट में छेद की भी आगे क्लासिफिकेशन है, मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, एएसजी, वीएसजी, मे बी पीडीएस, और मल्टीपल बीमारियां हैं, तो आम लोगों के लिए एक हार्ट में छेद से कॉमन टर्म। बट जो हमारा ट्रीटमेंट है दैट वुड डिपेंड अपॉन दी कौन सी टाइप ऑफ जो आगे डिफेक्ट है, वेंट्रिकल में है, एट्रिया में है, या कोई और डिफेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। तो आगे आज तक कुछ साल पहले तो यूजुअली जो आंसर होता था ऐसे इंडिकेशन में सिर्फ एक सर्जरी होता था, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी वी शुड गो फॉर। बट नाउ रिसेंटली वी आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसीजर जिसमें हम विदाउट सर्जरी पेशेंट के जस्ट अ स्मॉल निक इन अ फिमोरल आर्टरी और वेन के करके, बिना सर्जरी के भी हम पेशेंट के हाथ के जो छेद हैं उनको क्लोज कर सकते हैं, स्मॉल डिवाइस जिसको हम कहते हैं डिवाइस क्लोजर के थ्रू कर सकते हैं। राइट, बट डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किस पेशेंट्स में सर्जरी की जा सकती है, किस पेशेंट्स में वायर डिवाइस विदाउट सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है। बट आजकल टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी एडवांस है, धीरे धीरे हम सर्जरी से दूर जा रहे हैं, विदाउट सर्जरी वी आर ट्राइंग टू करेक्ट ऑल दीज डिफेक्ट्स। राइट, राइट, राइट। और इसका मतलब अगर ऐसी चीज़ें एडवांस हो रही हैं तो सर्जरी के जो साइड इफ़ेक्ट थे, ओपन हार्ट करना, उस पे सारा तो आई थिंक प्रिवेंशन हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेडिसिन बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे नहीं लेनी चाहिए कोई भी, क्योंकि नॉर्मली नहीं ध्यान रखते लोग। प्लस आई थिंक लेवल 2 स्कैन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई लोग मिस कर देते हैं मे बी पेरिफेरल और रूरल एरियाज में, तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उस पे ये डिफेक्ट पकड़ा जाए तो maybe we can earlier only abort, or maybe some techniques से we can correct it। तो इन scans का prevention में ज़्यादा रोल ज़्यादा है। रोल है, ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक 2-3 मिनट की मैं डिस्कशन अराउंड द फैट्स भी चाहता हूँ, जी, जी। कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन-सा घी खाना चाहिए? देसी घी, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, रिफाइंड, कौन-सा घी खाना चाहिए? कौन-सा घी अच्छा है, कौन-सा घी नहीं अच्छा? सर, जो ऑयल्स हैं मेनली अगर हम डिफाइन करें तो मेनली 2 होते हैं, इट्स सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं बहुत डैमेजिंग है, दैट इंक्रीज द एलडीएल। एलडीएल वी हमने अब डिस्कस्ड, दैट्स द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो व्हाट एलडीएल डज इज एलडीएल कंबाइंस एंड डैमेजेस द आर्टरीज, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, और जिसके करके हमारे प्लाक फॉर्मेशन या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन द आर्टरीज इंक्रीज हो जाता है। तो यूजुअली देखा गया जो सैचुरेटेड फैट्स हैं दे आर वेरी हार्मफुल। बट हाउएवर जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं मे बी प्यूफा जिसको कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, दे आर कंसिडर्ड गुड फैट्स। तो यूजुअली जो गुड फैट्स हैं देखा गया है कि काफ़ी यूजुअली जो ये जैसे हमारे ऑयल्स की आपने जैसे बात की, देसी घी भी सेफ है। वेजिटेबल ऑयल्स अवॉइड करने चाहिए, वेजिटेबल ऑयल स्पेशली हाई इन सैचुरेटेड फैट्स। अगर आप पूछते हैं तो देसी घी इज ए कॉमन जो है
अच्छी ऑप्शन है। उससे भी बेटर है अगर हमें गुड ऑलिव ऑयल मिल जाए। ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन अगर हम रेगुलरली यूज़ कर पाएँ। थोड़ा कॉस्टली है बट स्पेशली हार्ट पेशेंट्स जो हैं, उनमें ये यूज़ करना चाहिए। एंड इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेनली जो बाहर से हम खाना खाते हैं, द फ्राइड फूड और जंक फूड व्हाटएवर वी से फास्ट फूड है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल स्पेशली जब ऑयल whenever the oil is reheated तो इसमें excessive form of trans fatty acids बन जाते हैं and they are worst form of fat for the body. So I also advise कि अगर आपने खाना भी है something fried और वो तो it's better you cook in अपने घर पे बना के एक ही बार गर्म करके कर लो ना, बार-बार गर्म करी जाओ, वो ये घर में भी आप लेते हो तो that is much better option as compared to the बाहर से आप अगर कुछ भी खाना खाते हैं। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि ये सारे घी का ना मिक्सचर करना चाहिए। कभी यो वो यूज़ कर लिया देसी घी, कभी ऑलिव ऑयल कर दिया, कभी सरसों का तेल कर दिया। वेजिटेबल ऑयल्स अवॉइड करने चाहिए। तो बट यही है कि इन द एंड आपको क्वांटिटी ऑब्वियसली कंट्रोल रखनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक एक्सरसाइज शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड। मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है इवन इफ यू आर ओवरवेट डायबिटिक इवन अ स्मोकर बट एज कंपेयर जो पेशेंट इनके होते हुए भी अगर एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा है तो ही फेयर्स बेटर लॉन्ग टर्म में उसकी लॉन्ग टर्म आउटकम एजिंग बहुत बेटर है जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है। और एक्सरसाइज का आई थिंक जो बेसिक रेकमेंड गाइडलाइंस हैं दे आर एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक हमें गुड एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए मे बी इन फॉर्म ऑफ रनिंग जॉगिंग और मे बी जिम मतलब जस्ट वी से 30 मिनट्स 5 days a week इज ए गुड 30 days a week is वेरी गुड मतलब वेरी गुड। आई थिंक आप इससे अपने जितने चाहे आपको कोई बीमारी है हार्ट डिजीज है मे बी डायबिटिक हो तो आप मच फेयर बेटर करोगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। एज़ कम्पेयर टू। और एक मैं लेडीज़ के अराउंड भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि घर जो हाउसवाइफ्स हैं या लेडीज़ बोलती हैं मेरी तो वैसे बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या घर का काम करना एक्सरसाइज है कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए? एक्सरसाइज तो हर कोई है आई थिंक कि जिनको टाइम नहीं भी मिलता तो अगर आप इवन इफ यू लिव ऑन ए थर्ड और फोर्थ फ्लोर तो आई थिंक द बेस्ट एक्सरसाइजेज अगर आप अपने विदाउट यूजिंग अ लिफ्ट या एस्केलेटर अगर आप 4 फ्लोर पे 3-4 बार चढ़ रहे हैं दैट्स ऑल्सो गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बट आई थिंक जो रेगुलर वर्क है जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है या आपके हार्ट पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा तो दैट वोंट काउंट एज ए मच ऑफ एक्सरसाइज। इन द एंड क्या है कि आपको हार्ट को स्ट्रेस देना है, पंप बढ़ाना है, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज से। तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल एज़ एक्सरसाइज। बट अगर कोई नहीं कर सकता तो वॉकिंग इज़ ऑल्सो नॉट ए बैड ऑप्शन देन डूइंग कुछ ना करने से बेटर आएगी। अगर आप वॉक भी करते हैं आधा घंटा डेली तो दैट वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज काउंट की जाएगी। द आइडिया इज़ टू इंक्रीज द हार्ट रेट या और 30 यस, यस, एटलीस्ट एटलीस्ट 30 मिनट आपका हार्ट रेट हो रहा है। जी, कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए बिल्कुल। राइट, राइट। सर अब ना हम आ रहे हैं रैपिड फायर राउंड के अराउंड, ठीक है? सो हमने ना इंटरनेट पे सर्च किया, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो लोग ढूँढ रहे हैं। तो आई थिंक जो ये पॉडकास्ट की यहाँ तक पहुँचेगा उसको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है जी। प्रिवेंशन का, डाइट का, एक्सरसाइज का, ट्रीटमेंट्स का। तो एक क्वेश्चंस के बारे में आप रैंडमली इन 30, 40, 50 सेकंड्स आप क्विकली हमें बताना कि क्या एक पहला क्वेश्चन है कि सर जो क्या हार्ट ब्रेक होता है, इससे भी क्या दिल को नुकसान होता है? दिल टूट गया किसी का। दिल टूट गया वैसे बनी है बट इट्स ए वेरी रियल टर्म। अगर देखा जाए तो देर इज ए कार्डिक का सिम्टम है जिसको हम कहते हैं टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी ओके। और अदर नेम फॉर दिस इज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। सो क्या होता है इसमें वेन एवर देर इज ए स्ट्रेस या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या कोई मे बी कोई बीमारी हो या कुछ हो तो इसमें क्या है हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स या कैटाकोलामिन्स कहा जाता है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो दे कॉज कंस्ट्रिक्शन हमारी आर्टरीज को बंद कर देते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड पेशेंट हैज सेम सिम्टम्स एज ए हार्ट अटैक। उसके ईसीजी में भी चेंजेस आएंगे बट अगर आप उन पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करोगे तो उनमें कोई डिजीज नहीं निकलेगी। सो ये जो दिल टूट जाना दिस इज ए वेरी रियलिस्टिक टर्म जिसको कि हम टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस इन मोर देन 80% ऑफ केसेस रिवर्सेबल होती है विद टाइम ये रिकवर कर जाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स में नहीं रिकवर करते और लॉन्ग टर्म इनको सीरियस साइड इफेक्ट्स और डिजीज सहनी पड़ती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अगर हम रोज जिम जाते हैं और फिट लगते हैं, तो क्या फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है? जी
बात है कि बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो देयर इज़ ए ऑलवेज़ आपको हेल्थ एक्सरसाइज की बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इट इज़ ऑलवेज़ बेनिफिशियल गोइंग जिम। बट आई थिंक द मोस्ट जो यंगस्टर्स में आजकल कॉमन देखा गया है कि द पीपल गोइंग टू जिम आर टेकिंग लॉट ऑफ मे बी स्टेरॉइड्स जी, एंड सम एक्सेसिव सप्लीमेंट्स। टू बूस्ट योर मसल Yeah, ग्रोथ to ये you वो। boost your muscle growth. That are damaging. That should be avoided. I think, any external substances, yeah, drugs or maybe medicines or any external supplements should be avoided. If you want to take protein or you should always take अपने dietary proteins increase करनी चाहिए. Maybe in forms of egg, maybe non-veg food. वो आपको increase करनी चाहिए instead of any external substances. राइट सर। सर अगला क्वेश्चन है कि क्या जो जो नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू डे शिफ्ट? ऐसा भी कोई है कनेक्शन? नाइट शिफ्ट सर इट्स जो है कि हमारा एक सर्कैडियन रिदम होता है, हमारा एक बॉडी का 24 आवर्स सर्कैडियन रिदम है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो अगर ये सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं जो पेशेंट नाइट वर्क करते हैं, तो दे हैव इंक्रीज्ड स्ट्रेस हार्मोन्स देखा गया है, द स्टीरॉयड, द कॉर्टिसोल एंड कैटेकोलोमिन्स इंक्रीज्ड हैं। तो सिंपल बात है कि जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं या ये बढ़ रहे हैं, तो दे विल कॉज डैमेज टू योर आर्टरीज एंड इन द एंड आपकी प्लाक फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ दिस नाइट वर्क शिफ्टर। सो ऑब्वियसली आपकी स्लीप, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट शुड बी अ वेरी बिग फोकस। स्लीप हाइजीन इज शुड बी वेल मेंटेन्ड। 7 to 8 hours of good sleep is very important for health, cardiovascular health especially. राइट सर। सर अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस या जंक फूड, इन दोनों में से सबसे बड़ा हार्ट किलर कौन है? दोनों ही किलर है वैसे तो। दोनों ही किलर। दोनों ही किलर है। जो जंक फूड है वो भी आपकी सारे एलडीएल बढ़ाएगा, मल्टीपल कॉजेज करेगा, ये करेगा। स्पेशली स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हार्मोन्स भी आपके दोनों चीजें करते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, आपका मेंटल पीस खराब करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट डिस्टर्ब, आपकी फैमिली में डिस्फंक्शंस हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो स्ट्रेस ज्यादा खतरनाक है। अगर क्योंकि स्ट्रेस प्लस हम ध्यान नहीं दे पाते, स्ट्रेस पीपल टेक कि इट्स ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट थिंक कि स्ट्रेस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको अगर हेल्थ की ध्यान है, तो एक फूड के साथ साथ आपको स्ट्रेस कंट्रोल के लिए यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस सम मेजर्स। एंड आई थिंक मेडिटेशन इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। जैसे कि एक एक्सरसाइज इज ए या फिजिकल एक्सरसाइज एक बॉडी के लिए है, तो माइंड के लिए एक एक्सरसाइज जो है मेडिटेशन इज द बेस्ट, जो कि एक 10 मिनट ऑफ आई थिंक माइंडफुलनेस और समथिंग साइलेंस ऑफ द माइंड शुड बी डेली प्रैक्टिस्ड टू कंट्रोल द स्ट्रेस। राइट राइट राइट। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आजकल सभी लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, उसमें हार्ट की ईसीजी ये वो सारा देखते रहते हैं, नॉर्मल हार्ट बीट ये वो, क्या इस पे रिलाई कर सकते हैं? जी, ये ईसीजीज जो एप्पल वॉच है, आजकल जितनी नॉर्मल वॉचेस आ गई हैं, तो इनमें जो एक इरेगुलर हार्ट बीट का एक फंक्शन है, जो कि हम एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर ए पेशेंट गेट्स ए नोटिफिकेशन ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, तो इट्स ए साइन कि आपको चांसेस हो सकते हैं। दे आर नॉट 100% डिपेंडेबल, बट ऑब्वियसली एक अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज में हमें हेल्प करते हैं। तो अगर वो साइन दे रही है, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी फर्दर टेस्ट करवा सकता है, ताकि आपकी डिजीज के बारे में पता किया जा सके। सो इन द एंड बेनिफिशियल है, बट Correct. उन पे दे आर नॉट 100% रिलायबल फॉर हाँ दिस। हाँ, मतलब ये कर सकते हैं, आपको इंडिकेट यस, तो हुआ है तो गो टू ए कार्डियोलॉजिस्ट, यस है ना? जी। राइट। अच्छा सर, हार्ट अटैक और गैस्ट्रिक पेन दोनों में मतलब कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको पेट की दिक्कत लग रही है, कि लग रहा है गैस की दिक्कत है, तो ऑब्वियसली आपको बर्प करने पे रिलीव हो जाएगा, मूवमेंट के साथ या आफ्टर फूड आपकी पेन बढ़ जाती है। बट जो हार्ट की दिक्कत है, यूजुअली देखा गया है कि रेडिएट करती है आर्म में, जॉ में, प्लस हार्ट पेन जो है कोई भी एक्सरसाइज करने पे, वॉक करने पे बढ़ जाती है, एंड अगर आप रेस्ट करते हो तो इट यूजुअली रिलीव्स। तो ये एक सिम्टम्स ऑब्वियसली डिफाइन करने वाले हैं। बट आई थिंक जब भी आपको लगता है कि कोई पेन होती है, यू शुडंट ऑलवेज कंसीडर एज ए गैस और अब्डोमिनल पेन है। ऑलवेज एटलीस्ट गेट अ सिंपल ईसीजी डन। जब भी आपको डाउट है, तो ऑलवेज सस्पेक्ट अ हार्ट डिजीज। जी जी जी। राइट सर। सर एक क्वेश्चन है कि जो क्या सेक्स लाइफ है जो, इसका कोई हार्ट हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जी, जो सेक्स लाइफ है, आई थिंक
सेक्स नॉर्मल वे में एक्सरसाइज ही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर और प्लस ये आपकी बॉन्डिंग बनाती है, इमोशनल आपको स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीव करती है, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, इफ यू हैव अ गुड सेक्स लाइफ, तो आपके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, बेटर आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है लॉन्ग टर्म में। काइंड ऑफ एक्सरसाइज ही है वो भी। एक्सरसाइज ही है, प्लस मेंटल एंड स्ट्रेस कंट्रोल के लिए भी, बॉन्डिंग के लिए, इमोशनल बॉन्डिंग के लिए ये अच्छी भी है। अच्छा है, राइट। अच्छा सर, अगर कोई हमेशा खुश रहे तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके हार्ट पे स्ट्रेस कम पड़ रहा है? खुश रहना आई थिंक हर किसी को रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए। खुश होने से आपके जितने अच्छे हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन्स, अदर ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है, दे आर गुड हार्मोन्स, और जो कि आपकी आर्टरीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो आई थिंक ये गुड, अच्छा कहा गया कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये एक टिपिकली साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी है, मल्टीपल ट्रायल किए गए हैं कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को खुश, अपने आप को खुश रखेंगे, तो आपको लोअर इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज होगा, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज फॉर श्योर एंड दैट इज फ्रीली अवेलेबल। दैट इज फ्रीली अवेलेबल, यस। खुश रहो, चढ़दी कला, साडे पंजाबी से कहते हैं कि चढ़दी कला च रहो। सर, वी हैव कम ऑलमोस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट और बड़ी अच्छी रही आज की कन्वर्सेशन। मैं चाहूंगा कि आप एक कंक्लूडिंग मैसेज जो अगर ऑडियंस को देना चाहें तो व्हाट वुड इट बी, सबको कंपाइल अप करके। जी, अगर कंबाइनिंग हम मैसेज देना चाहें पेशेंट्स को, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स को कोई भी अपनी जो रेगुलर कंप्लेंट्स हैं, मे बी चेस्ट पेन है, कोई एक्सर्शन, कोई सांस फूलता है, या कोई चक्कर आते हैं, इन चीज़ों को, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव रेगुलर चेकअप्स, एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप्स आपको रेगुलरली करवाना चाहिए। और आई थिंक प्रिवेंशन में कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम फोकस करते हैं, डाइट स्पेशली, जो फास्ट फूड, आउटसाइड फूड है, वो अवॉइड करना चाहिए। फैटी फूड, शुगरी ड्रिंक्स, हाई सॉल्ट, हाई सोडियम इंटेक अवॉइड करना चाहिए। सेकंड फॉल हमने डिस्कस किया, स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 to 8 आवर्स ऑफ रेगुलर स्लीप, स्लीप हाइजीन, फिक्स टाइम पे सोना और उठना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज़ फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोई भी फॉर्म ऑफ करनी जिसमें वे भी मेडिटेशन और योगा, जिसमें आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को मोर हैप्पी रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फर्दर फॉल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे हमने बात की, 150 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन अ वीक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड स्पेशली जो आजकल के यंगर जनरेशन है, ओवरऑल जो ड्रग्स और मे बी अल्कोहल इंटेक को मिनिमल रखना चाहिए, स्मोकिंग शुड बी टोटली बैन। आई थिंक मेन ये 4-5 फीचर्स हैं जो कि कॉमनली प्रिवेंशन में फोकस करने चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी पेन होती है, यू शुडंट इग्नोर इट, कि वट एवर इफ यू थिंक इट्स ए पेन, चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, यू शुड ऑलवेज गेट इट चेक्ड। और अगर आपका कोई कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन का डॉक्टर कुछ एडवाइस करता है, तो यू शुडंट टेक इट लाइटली, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आपको अगर कोई भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, इसकी मेडिसिन्स टाइमली, रेगुलरली शुड बी टेकन, ताकि इनके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें फेस ना करने पड़ें। और ओवरऑल आई थिंक आपको खाने में सिर्फ जो नॉर्मल खाना है, घर का खाने को प्रमोट करना चाहिए स्पेशली। चाहे हम घर का कुछ भी खा रहे हैं, दिस इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड रेस्टोरेंट फूड, फास्ट फूड है। तो ये चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं, प्लस अपनी नॉर्मल हैप्पी लाइफ मेंटेन करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज इंसिडेंस, कम इंसिडेंस रहेगा हार्ट डिसीज का। ओवरऑल आपकी मेंटल फिजिकल वेलबींग बेटर रहेगी। राइट, राइट, राइट। और अगर हार्ट हेल्दी है तो सब हेल्दी। सब दिया है, बिल्कुल जी। सो थैंक सो मच डॉक्टर अक्षय महाजन फॉर कमिंग टू द शो। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग रही ये कन्वर्सेशन, मतलब मेरे खुद के कई क्वेश्चंस जो जी। डाउट्स हैं क्लियर हुए हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस कॉज के लिए टाइम भी निकाला है। इतने बिजी शेड्यूल में मेरे को तो, वही मैं आपको पहले मजाक में बोला था कि लगता है सीधा आप हॉस्पिटल से उठ के आए हो, बट थैंक यू सो मच कमिंग। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर विक्रम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू हैव टेकन अ गुड इनिशिएटिव टू एजुकेट द पीपल, आई थिंक इन अ वेरी गुड एंड इजी वे, जिससे लोगों को तक मैसेज पहुंच सके गुड वे में। थैंक यू Thank you, फॉर sir. राइट। And guys, अगर you want to consult Dr. Akshay Mahajan, तो Dr. Akshay Mahajan is available for the consultation at Mahajan Hospital, अमृतसर। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
तो अपने हार्ट का ध्यान रखिए, सेहतमंद खाइए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए और लास्ट पंजाबी में बात बोलता है कि जिन्हें परमात्मा ने श्वास बख्शे ਉਹਦਾ आनंद मानिए, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक यू।